हेलो स्टूडेंट्स, हमारी BA-BSc सेकेंड ईयर की बुक चल रही थी प्रोग्रामिंग इन सी, जिसमें हम सेकेंड यूनिट कर रहे थे। बस उसका हम थोड़ा सा एक ये चैप्टर नंबर 7 करेंगे। ये भी मैं आज आइडिया ही दूंगी इसका आपको थोड़ा सा, बाकी चैप्टर आप खुद ही करेंगे ये वाला। और हमारी 2 यूनिट आज कंप्लीट मानी जाएंगी। फंक्शन है, देखो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 फंक्शंस, चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 7 फंक्शंस। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं। मोस्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड वेज टू break up a long continuous program into a series of individual modules that are related to each other in a specified fashion। अब हमारे पास लैंग्वेजेस जो आजकल की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो क्या प्रोवाइड करती हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉन्टीन्यूस बहुत लंबा प्रोग्राम है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, सीरीज ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में ब्रेक कर सकते हो, और जो आपस में रिलेटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर मैनर में। ठीक है। यूजुअली इट इज़ ईजियर टू ब्रेक डाउन अ डिफिकल्ट टास्क इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉलर टास्क। हमारे पास क्या होता है, कोई एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क दे दो या उसको छोटे छोटे पार्ट्स में सीरीज में डिवाइड कर दो, वो ईजी है। या सीधा बड़े टास्क को परफॉर्म करना छोटे छोटे पार्ट्स में करना हमारे लिए ईजी होता है। एंड देन टू सॉल्व दीज सब टास्क इंडिविजुअली इन सी सच मॉड्यूल्स आर कॉल्ड फंक्शंस। इन्हीं मॉड्यूल्स को हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन। जो हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं प्रोग्राम को, इनको हम बोल देते हैं फंक्शंस। सी फंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, नेमली लाइब्रेरी फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सी प्रोग्राम्स को या सी फंक्शंस को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एक लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड। लाइब्रेरी फंक्शन हम अब तक पढ़ के आ चुके हैं, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब क्या थे, प्री डिफाइंड थे, लाइब्रेरी फंक्शन थे। उसके बाद अलावा हमारे पास है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब देखो हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस हैं फंक्शंस की। वी माइट यूज द factorial of a number at several points in a program. In such situation, the statements that have to be repeated can be replaced within a single function. अब कई बार हमने पढ़ा हुआ है कि हमें कई बार फैक्टोरियल की, किसी नंबर के फैक्टोरियल की बार बार रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत होती है। तो उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक सिंगल फंक्शन से, विच कैन देन बी एक्सेस्ड व्हेन एवर इट इज़ नीडेड। तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो या कॉल कर सकते हो जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो। मोर ओवर अ डिफरेंट सेट ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसफर टू द फंक्शन ईच टाइम इट इज़ एक्सेस्ड। जब आप फंक्शन को एक्सेस कर रहे हो तब आप हर बार डिफरेंट डाटा दे सकते हो उसको कैलकुलेट करने के लिए। दस द यूज ऑफ अ फंक्शन अवॉइड्स द नीड फॉर रेपिटेड प्रोग्रामिंग ऑफ द सेम इंस्ट्रक्शन। तो फंक्शन क्या करता है, अवॉइड करता है कुछ सेम इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करने वाली चीज़ों से। तो कुछ और एडवांटेजेस हमें दे दिए हैं फंक्शन की, क्या है, इट फैसिलिटेट्स top down modular programming. In this style, the higher level logic of that overall problem is solved first, while the details of each lower level function are addressed later. तो किसी भी प्रोग्राम में हमारे पास क्या होता है, जो हायर लेवल वाली प्रॉब्लम है सबसे पहले तो उसके साथ डील करते हैं, उसके बाद जो लोअर लेवल वाले फंक्शंस हैं उसके बाद उनको डील करते हैं हम। दिस डिकम्पोजिशन ऑफ, मतलब टॉप से डाउन तक का हमारा सिस्टम होता है। टॉप मीन्स सबसे डिफिकल्ट, फिर डाउन 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 मीन्स उससे थोड़े लोअर लेवल की प्रॉब्लम। दिस डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्रोग्राम इनटू सेवरल कंसाइज फंक्शंस रिजल्ट्स इन लॉजिकल क्लैरिटी वेयर ईच फंक्शन रिप्रेजेंट सम वेल डिफाइंड पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रॉब्लम। जो हम डिकम्पोज कर रहे हैं फंक्शन को सेवरल कंसाइज, प्रोग्राम को डिकम्पोज कर रहे हैं ना हम, किसमें, सेवरल कंसाइज फंक्शंस में, तो वो हमें क्या रिजल्ट देता है, हमें लॉजिकल क्लैरिटी मिलती है इससे, कि पहले डिफिकल्ट है फिर उसके बाद इजी है, इजी है, इजी है। और क्या है, हर एक फंक्शन क्या है, वेल डिफाइन है, और वो ओवरऑल प्रॉब्लम की किसी ना किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जो हम फंक्शन बीच में यूज़ कर रहे हैं। Such programs are easier to write and easier to debug. A faulty function can be easily located for further investigation. तो अगर आपका बाय मिस्टेक कोई फॉल्टी फंक्शन भी आ गया तो उसको भी आप इजीली इन्वेस्टिगेट करके लोकेट कर सकते हो कि किस जगह पे आया हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास, द यूज ऑफ फंक्शंस ऑल्सो इनेबल्स अ प्रोग्रामर टू बिल्ड अ कस्टमाइज लाइब्रेरी ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड रूटीन्स or of routines containing system dependent features.
तो फंक्शंस को यूज़ करना क्या करता है, एक प्रोग्रामर को एक फैसिलिटी दे रहा है कि आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो जो बार बार आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, जिन रूटीन्स को आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है बार बार. ईच रूटीन कैन बी प्रोग्राम्ड एज अ सेपरेट stored each routine can be programmed as a separate function and stored within a special library file. हर एक रूटीन को मतलब हर एक फंक्शन को आप सेपरेटली स्पेशल लाइब्रेरी फाइल में सेव करके रख सकते हो. इफ़ अ प्रोग्राम रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर रूटीन द कॉरस्पॉन्डिंग लाइब्रेरी फंक्शन कैन देन बी असेस्ड एंड अटैच्ड टू द प्रोग्राम ड्यूरिंग द कंपाइलेशन. आप कंपाइलेशन के टाइम पे उस पर्टिकुलर फंक्शन को अटैच कर सकते हो जिस फंक्शन को आपको यूज़ करने की रिक्वायरमेंट है और उसे एक्सेस कर सकते हो. हैंस अ सिंगल फंक्शन कैन बी यूटिलाइज्ड बाय मैनी अदर प्रोग्राम्स. ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन आपने बना दिया तो वो सिर्फ एक ही प्रोग्राम उसको यूटिलाइज कर सकता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स उस फंक्शन की हेल्प ले सकते हैं. दिस मैकेनिज्म अवॉइड्स रेपिटेटिव प्रोग्रामिंग बिटवीन प्रोग्राम्स की रेपिटेशन की ज़रूरत नहीं रहती फिर यहाँ. इट ऑल्सो प्रमोट्स पोर्टेबिलिटी सिंस प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम डिपेंडेंट फीचर्स कैन बी रिटन. पोर्टेबिलिटी है कि एक जगह अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया तो आप दूसरी जगह उसको यूज़ कर सकते हो. दिस मीन्स दैट अ सी प्रोग्राम कैन बी बिल्ड ऑन व्हाट अदर्स हैव ऑलरेडी डन इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, वही पोर्टेबिलिटी की बात है. इसके बाद ओवरव्यू दिया हुआ है हमें फंक्शन के बारे में. अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम सेगमेंट दैट कैरीज आउट सम स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड टास्क. Every C program consists of one or more functions. That is, we always have a main function in a program. तो C क्या है, जो बहुत सारे फंक्शंस को अपने अंदर कंटेन कर रहा है. हमारे पास क्या होता है, एक मेन फंक्शन ज़रूर होता है प्रोग्राम के अंदर. If a program contains multiple functions, their definitions can appear in any order, although they must be independent of one another. कि मल्टीपल फंक्शंस आप अगर किसी प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो तो अब वो फंक्शंस किसी भी ऑर्डर में आप वहाँ पे लिख सकते हो, किसी भी ऑर्डर में अपीयर हो सकते हैं वो फंक्शन, बस वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होने चाहिए, कोई फंक्शन दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए. ठीक है, दैट इज़ वन फंक्शन डेफिनेशन कैन नॉट बी एम्बेडेड विद इन दी अनदर. कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर ना यूज़ हो रहा हो, बस ये चीज़ होनी चाहिए. अ फंक्शन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक एक्शन व्हेन एवर it is accessed from some other portion of the program. किसी भी फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो जब भी आपको किसी भी पोर्शन के प्रोग्राम के किसी भी पोर्शन में जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. द सेम फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम सेवरल डिफरेंट प्लेसेस विद इन अ प्रोग्राम. कि जितने मर्जी प्लेसेस पे उसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही हो एक प्रोग्राम के अंदर तो कहीं से भी असेस किया जा सकता है. वंस द फंक्शन हैज़ कैरिड आउट इट्स इंटेंडेड टास्क, कंट्रोल विल बी रिटर्न टू द पॉइंट फ्रॉम विच द फंक्शन वाज कॉल्ड इन द प्रोग्राम. कि जैसे ही वो फंक्शन जो उसको टास्क करने के लिए बोला गया था वो टास्क कर लेता है, कंट्रोल वापस से कहाँ चला जाता है, उसी पॉइंट पे जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था प्रोग्राम में. ठीक है, इसके बाद कुछ और चीज़ें बताई हुई हैं. इन ऑर्डर टू मेक use of a user defined function the following three things relate to it need to be established. ये तीन चीज़ें ज़रूर establish की हुई होनी चाहिए अगर आप किसी user defined function को यूज़ करना चाह रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट है फंक्शन डेफिनेशन. मीन्स एक तरह से वही बात होगी, फंक्शन को डिफाइन किया हुआ होना चाहिए. फंक्शन कॉल कि फंक्शन को आपने कैसे कॉल करना है, कैसे एक्सेस करना है. फंक्शन डेक्लेरेशन, फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ होना चाहिए. The function definition is a self-contained program segment which is written to define the task of the function and how it performs these tasks. मतलब वही बात है कि वो फंक्शन किस तरह से टास्क को परफॉर्म करेगा, ये चीज़ फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आ जाती है. In order to use this function, we need to access the function from some other portion of the program. This invocation of the function is called the function call. कि फंक्शन प्रोग्राम के किसी पोर्शन से हमने कैसे उस फंक्शन को एक्सेस करना है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए. इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, कॉलिंग, फंक्शन कॉल या कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन.
द प्रोग्राम और अ फंक्शन दैट कॉल्स दिस फंक्शन इज रेफर टू एज अ कॉलिंग फंक्शन। कि जो प्रोग्राम या जो फंक्शन कॉल करता है इस पर्टिकुलर फंक्शन को, उसे हम क्या बोल देते हैं, कॉलिंग फंक्शन। द कॉलिंग प्रोग्राम या फंक्शन शुड डिक्लेयर एनी फंक्शन दैट इज टू बी यूज लेटर इन द प्रोग्राम। जिस फंक्शन को आप यूज करना चाह रहे हो, कॉलिंग प्रोग्राम जिस भी फंक्शन को यूज करना चाहता है फ्यूचर में, उसे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, जैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। दिस इज नॉन एज द फंक्शन डेक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप। इसे फंक्शन डेक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं। इसके बाद 2-4 और डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन डेफिनेशन और अ फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट उसके अंदर होते हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। नेम ऑफ द फंक्शन, डाटा टाइप, पैरामीटर लिस्ट, डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल, स्टेटमेंट ब्लॉक, रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है। जनरल फॉर्मेट फंक्शन डेफिनेशन का हमारे पास क्या है, फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम और ये पैरामीटर की लिस्ट। फिर उसके बाद लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ, फिर स्टेटमेंट ब्लॉक आ गया, रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, यहाँ ये क्लोज हो गया। ठीक है। वी कैन क्लासीफाई 6 एलिमेंट्स ऑफ अ फंक्शन इनटू 2 पार्ट्स, नेमली फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। जो ये 6 एलिमेंट हमने पढ़े हैं ना कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होते हैं, इन 6 एलिमेंट्स को आप टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कुछ जो एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे आपके फंक्शन हेडर में और कुछ आ जाएंगे फंक्शन बॉडी में। ठीक है। फंक्शन हेडर में क्या क्या आ जाएगा, फंक्शन का टाइप आ जाएगा, फंक्शन का नेम आ जाएगा और पैरामीटर की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। फंक्शन बॉडी में क्या आ जाएगा, लोकल वेरिएबल की डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट ब्लॉक और रिटर्न स्टेटमेंट। 3 पार्ट आ गए दोनों में। ठीक है। फंक्शन हेडर अब देखो क्या है हमारे पास। द फंक्शन हेडर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट कंटेन करता है। इट कंटेन्स द टाइप स्पेसिफिकेशन ऑफ द वैल्यूज रिटर्न बाय द फंक्शन, कि कौन सी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा फंक्शन, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, उसके बाद फंक्शन का नेम एंड अ पेयर ऑफ पेरेंथेसिस, वही ब्रैकेट्स का एक पेयर होना चाहिए, दैट में बी एम्प्टी और मे कंटेन अ सेट ऑफ आर्गुमेंट। वो पेरेंथेसिस चाहे तो कुछ आर्गुमेंट को कंटेन कर सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है। नोट दैट हेडर डज नॉट एंड विद अ सेमीकोलन। जो हेडर है वो कभी भी सेमीकोलन से एंड नहीं होता। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या ना सेमीकोलन तो लगाया हो ना, तो सेमीकोलन नहीं होता। ये आपका ये हेडर है, फंक्शन का हेडर, और ये क्या है, फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन रिटर्न टाइप में देखो अब हमारे पास क्या 3 पार्ट हमने बोले ना, फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। द फंक्शन रिटर्न टाइप इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन टाइप, specifies the type of value like float or double that the function is expected to return to the program calling the function। जो भी प्रोग्राम कॉल कर रहा है इस फंक्शन को, उसको ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कि जैसे फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं फंक्शन टाइप या फंक्शन रिटर्न टाइप। जो वैल्यू वो वापस दे रहा है, जिस टाइप की वैल्यू वो वापस दे रहा है किसको, कॉलिंग प्रोग्राम को। इफ द रिटर्न टाइप इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड स्पेसिफाइड, कि स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ, एक्सप्लिसिटली नहीं बताया हुआ कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, देन सी विल एज्यूम दैट इट इज एन इंटीजर टाइप, कि सी अपने आप ही एज्यूम कर लेगा कि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन। ठीक है। इफ द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, द रिटर्न टाइप इज स्पेसिफाइड एज वॉइड इन सी। तो फंक्शन को क्या मान लेंगे, अगर कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता उसको वॉइड टाइप का फंक्शन मान लेते हैं। जैसे वॉइड मेन हम प्रोग्राम में पढ़ते हैं ना, खाली ब्रैकेट होती है उसमें, इट मीन्स वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। फंक्शन नेम, द फंक्शन नेम इज एनी वैलिड सी आइडेंटिफायर एंड देयरफॉर मस्ट फॉलो सेम रूल लाइक अदर वेरिएबल नेम्स इन सी। जैसे आइडेंटिफायर के लिए रूल होते हैं वैसे ही फंक्शन नेम के लिए रूल होते हैं, जैसे उनको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वैसे ही फंक्शन नेम को भी रूल फॉलो करने पड़ेंगे। फंक्शन नेम शुड बी एप्टली सूट द टास्क ऑफ द फंक्शन, कि जो टास्क वो फंक्शन कर रहा है उसको सूट करना चाहिए फंक्शन को, वो नाम जो आप नाम उसको दे रहे हो उस टास्क के अकॉर्डिंग। मोर ओवर द फंक्शन नेम शुड नॉट बी अ लाइब्रेरी रूटीन और एन ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड, कि आपका जैसे लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं ना, उनके जैसा कोई नाम नहीं होना चाहिए, आपका खुद का डिफाइन किया हुआ नाम होना चाहिए ताकि वो क्लैशेस ना पड़ जाए। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिस्ट, द आर्ग्यूमेंट लिस्ट और parameter list is a pair of parentheses containing the names of formal parameter to the function if any, कि उस parentheses के अंदर जो भी चीज इंक्लूड हो रही है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट है।
The parameters or arguments are the variables that will receive the data sent by the calling program. Arguments कौन से होते हैं कि जो कॉलिंग प्रोग्राम डाटा भेजेगा ना, वो आर्ग्यूमेंट्स उस डाटा को रिसीव करते हैं. दे सर्व एज इनपुट डाटा टू द फंक्शन टू कैरी आउट द स्पेसिफिक टास्क. ये कैसे काम को सर्व करते हैं, वो इनपुट डाटा की तरह काम करते हैं अपना, कि डाटा को इनपुट उस तरीके से दिया जाता है. Since they represent actual input values, they are often referred to as formal parameters. क्योंकि वो actual input जो वैल्यू दी जा रही है उनको इंक्लूड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोल देते हैं. ठीक है. These parameters can also be used to send values to the calling program. calling program को values send करने के लिए भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं. The parameters must be identifier unique to the function and they are separated by commas. वो identifier होने चाहिए जो आप parameters यूज करो parenthesis के अंदर, और comma से separate किए हुए होने चाहिए. जैसे यहाँ इन्होंने एग्जांपल दे दिया, फ्लोट पावर, ये फंक्शन का वो हो गया टाइप, ये हो गए पैरामीटर. अब हर एक पैरामीटर का एक टाइप होना चाहिए, सारे के सारे वैलिड हैं. लेकिन ऐसा नहीं, देखो इंट ए कोमा बी कर दिया, बी का तो इन्होंने आइडेंटिफायर लगाया ही नहीं कौन से वाला टाइप है इसका, तो ये आपका एरर शो कर देगा कंपाइलर. यहाँ हर एक में बता रखा है ना किस टाइप के हैं ये वेरिएबल. इसके बाद फंक्शन बॉडी का एक बार आप लोग देख लेना, बाकी 3 पॉइंट्स जो रह गए थे वो फंक्शन बॉडी के अंदर इंक्लूड हैं. कौन से 3 पॉइंट थे हमारे पास? लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट ब्लॉक और रिटर्न स्टेटमेंट. ये एक बार देख लेना, इतना वैसे कर लोगे ना यहाँ तक का, रिटर्न स्टेटमेंट तक का, तो आपका एक क्वेश्चन इजीली बन जाएगा. ठीक है. यहाँ तक का एक बार देख लेना, थोड़ा सा रह गया वो कर लोगे आप लोग. जैसे इसमें डिफाइन किया ना, वैसे इसमें बाकी 3 पार्ट्स डिफाइन किए हुए हैं फंक्शन बॉडी के अंदर. ठीक है. तो यहाँ तक अगर आप कर लेते हो, आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी. अगर किसी को किसी टाइप की कोई क्वेरी आती है तो आप वो क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो. तो हमारी 2 यूनिट हो गई है ना. 3rd यूनिट में हमारे पास जो चैप्टर रहेंगे वो रहेंगे 10th 11th 12th 13th और 1st. और फर्स्ट चैप्टर आपका न्यूमेरिकल टाइप वाला है, तो हम इसमें सिर्फ फर्स्ट चैप्टर करेंगे. आपका एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है. ठीक है. अब 2-4 दिन तो मैं कोशिश करूँगी कि प्रोग्रामिंग की वीडियोज़ ना डालूँ, ताकि आप अपना पिछला सिलेबस जितना भी है, थ्योरी वाला आप जितना मैंने करवाना था वो सारा हो गया. अब जो आगे सिलेबस स्टार्ट होगा वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन वाला होगा. 2-4 दिन का गैप लेके उसके बाद आपकी ये 3rd यूनिट स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. अब ना अच्छे से कोई वीडियो देखनी रह गई तो उसको देख लो, कुछ और क्वेरी है तो क्वेरी पूछ लो. अपना जितना सिलेबस पहले हो चुका है ना उसको बस कंप्लीट कर लो एक बार. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स.